हेलो एवरीवन, क्या चल है सभी के। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक का एक नया चैप्टर एंड वो बेसिक चैप्टर आपका रहेगा जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलेंगे तो अनुपात एवं समानुपात। ओके, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आज हम शुरू करेंगे, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और जितना लेक्चर लगेगा लगने दो और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। जैसे आप फ्रैक्शन को लिखते हो ना 3/5, इसको हम रेशियो में अगर डिनोट करेंगे तो 3:5 आपका रहेगा। सपोज देखो, चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा, मैंने क्या बोला कि रेशियो क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन। सपोज देखो 3/5, ये p/q के फॉर्मेट में है ना, तो इसको अगर रेशियो में मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये p/q फॉर्मेट में आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 3:5। यही होगा। जैसे आप फ्रैक्शन में लिखते हो, इसका 2 गुना कर देते हो, इसका ट्वाइस कर देते हो, यानी कि 6/10 कर देते हो। सपोज r/s आपका आ जाता है, तो r/s भी आपका 6:10 ही आएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, 2 से काटोगे तो 3, 2 से काटोगे तो 5, वही तो 3:5 आ गया। मतलब p/q इक्वल टू r/s, इसके बराबर हो गया। इतना तो क्लियर? मतलब रेशियो का मकसद क्या है? रेशियो इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, तो अब 2 चीजों, 3 चीजों, 4 चीजों, जितने भी थिंग्स है उसका रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ, सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि 40 एप्पल्स एंड 36 एप्पल्स का रेशियो निकालो, तो आप कैसे करोगे? 40 एप्पल्स, यानी कि इसको ऐसे एक्सप्रेस करोगे ना, 40 एप्पल्स इज टू 36 एप्पल्स। इसका मतलब क्या है कि 40 एप्पल्स डिवाइड बाई 36 एप्पल्स। तो एप्पल्स एप्पल्स कट गया, मतलब सेम चीज अगर होगी तो कट जाएंगे। तो एप्पल्स एप्पल्स तो यहां पर कैंसिल, तो 40/36 आ गया। 40 को 4 से काटोगे तो 10 हो जाएगा, 36 को 4 से काटोगे तो 9 हो जाएगा। तो 10/9 यानी कि 10:9 ये मेरा रेशियो आ गया। कि अगर आपको 40 एप्पल्स इज टू 36 एप्पल्स, 40 एप्पल्स और 36 एप्पल्स के बीच में जो रेशियो अगर पूछेगा तो आपका 10:9 आ जाएगा। कंफर्म इतना तक? अच्छा, ठीक वैसे ही अगर आपको पूछेगा कि 24 मैंगोज और सपोज 60 छोड़ दो, यहां पर आ जाएगा सपोज 48 बनानास, इसके बीच का रेशियो निकालो। तो सेम चीज का हम रेशियो निकाल सकते हैं। यहां पर हम रेशियो नहीं निकाल सकते कि मैंगो और बनाना दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों डिफरेंट फ्रूट है, तो इसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। दो सेम चीज का रेशियो हम निकाल सकते हैं। सपोज मैंगो मैंगो, एप्पल एप्पल, बनाना बनाना, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। क्रिकेट बॉल क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल के साथ हम फुटबॉल का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आप 24/48 यानी कि 1/2 कर लेते हो तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान में रखना, ये दोनों सेम थिंग्स होने चाहिए, सेम टाइप्स का चीजें होना चाहिए। ओके, मतलब मैंगो के साथ मैंगो आएगा, बनाना के साथ बनाना आएगा, ग्रेप्स के साथ ग्रेप्स आएगा, ऐसा आएगा। कंफर्म? इतना तक नोट डाउन करो इसको। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये अगर पूछ लेगा पेपर में तो खराब हो जाएगा। बेसिक चीजें पहचान, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा अलग एक्टिविटी करेंगे। देखो क्या है, इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो चलो शुरू करेंगे। अच्छा, सपोज आपको 2 चीजें दे दिया गया, P एक आदमी है, Q एक और आदमी है, 2 आदमी है। ओके, दोनों के इनकम का रेशियो क्या है? दोनों के इनकम का रेशियो आपको दे दिया गया है। इनकम का रेशियो दे दिया गया है कि 8:5, ऐसा कुछ दे दिया गया है, 8:5, 8:5। ठीक है, और दोनों का सैलरी का सम दे दिया गया है, दोनों का इनकम का सम दे दिया गया है। इनकम का सम यानी कि यहाँ पे सैलरी का सम लिख लो। सैलरी का सम आपको सपोज दे दिया गया है 65,000 रुपीज सैलरी का सम है। तो आप कैसे करोगे?
इस चीज को कैसे करोगे? तो पूछा है कि फाइंड द सैलरी ऑफ पी, फाइंड द सैलरी ऑफ पी। इसे किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो सम दे दिया गया ना, सैलरी सम, मतलब दोनों को मिलाकर 65,000 मेरा दे दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पी का सैलरी निकालो। तो भाई देखो यहाँ पर 8:5, यानी कि अगर तुम मतलब दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 8 + 5 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू, ये दोनों सम है तो 8 + 5 यानी कि 13 यूनिट, 13 यूनिट का वैल्यू 65,000 दे दिया गया है मुझे। तो मैं निकालूंगा एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5,000 होगा। ठीक है, इतना तक क्लियर। अभी मैं निकालूंगा पी के लिए मैं 8 यूनिट निकालूंगा। 8 यूनिट मतलब ये पी को दर्शाएगा, तो 40,000 हो जाएगा मेरा। ये पी का सैलरी मेरा हो गया। और क्यू का सैलरी यानी कि मैं 5 यूनिट लूंगा, तो ये सपोज क्यू है। ओके, तो 5 × 5 यानी कि 25,000। तो पी का सैलरी मुझे पूछ सकता है, तो 40,000 आ गया। क्यू का सैलरी पूछेगा तो मेरा 25,000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा यानी कि ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों का सैलरी अगर पूछेगा। ठीक, अच्छा पूछेगा कि पी और क्यू के बीच का सैलरी का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का सैलरी का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है अगर पूछेगा। तो पी माइनस क्यू हम करेंगे, बड़ा माइनस छोटा करेंगे ना, तो 40,000 माइनस 25,000, तो मेरा क्या आ जाएगा? 15,000। ये दोनों के बीच का अंतर है, सैलरी का अंतर है, ये पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन का क्या पूछ सकता है आपको कि फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ पी एंड क्यू। तो पी का सैलरी 40,000, क्यू का सैलरी आपका है 25,000, दोनों का एवरेज पूछेगा, यानी कि दो जन है तो 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो ये मेरा आ जाएगा क्या? 65,000 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 32,500 मेरा आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, मतलब वेराइटी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू। एवरेज ऑफ पी एंड क्यू कितना आ गया? 32,500 एंड पी, मतलब पी के सैलरी से पी और क्यू दोनों के सैलरी का एवरेज का डिफरेंस निकालो। तो पी का सैलरी मेरा है 40,000 माइनस एवरेज है 32,500, तो यानी कि 7,500 मेरा आ गया। ऐसे ही क्यू के बारे में भी पूछ सकता है। तो वेराइटी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके पास पी और क्यू दोनों का वैल्यूज है तो आप सारा का सारा चीजें कर सकते हो आसानी से, यही बताना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पांचों क्वेश्चन मेरा हो गया कि पी का यूनिट निकालो, पी का सैलरी निकालो, क्यू का सैलरी निकालो, दोनों का सैलरी का मतलब डिफरेंस निकालो। ओके, दोनों के सैलरी का एवरेज निकालो, फिर एवरेज और एक सैलरी का डिफरेंस निकालो। इसी तरह का क्वेश्चन 4-5-6 सवाल कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलेंगे एक और वैरायटी पे। इसको नोट डाउन करो। अच्छा, एम और एन दोनों का रेशियो दे दिया गया है। एम और एन दोनों का रेशियो दे दिया गया है, सपोज 26:23, ऐसा कुछ दे दिया गया है आपको। ओके, और दे दिया गया है कि एम का सैलरी एन की सैलरी से 4,500 रुपए ज्यादा है। मतलब एम से सैलरी is 4,500 more than एम्स सैलरी, ये दे दिया गया है। ठीक है, तो फाइंड द सैलरी ऑफ एम एंड एन, फाइंड द सैलरी ऑफ एम एंड एन, ये आपको दे दिया गया है। अच्छा, तो देखो ये 26:23 ना, मतलब ये 26 यूनिट हो जाएगा माइनस 23 यूनिट हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस होगा ना 4,500, क्योंकि एम का सैलरी एम के सैलरी से 4,500 ज्यादा है। तो एम का सैलरी यहां पर 26 यूनिट है, एम का सैलरी 23 यूनिट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 3 यूनिट हो रहेगा ना। तो 3 यूनिट का वैल्यू 45,000 है। ऐसे ही हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,500 रुपया, 1,500 रुपया हो जाएगा। तो अगर एम का सैलरी पूछेगा तो एम से सैलरी हम क्या लिखेंगे?
कि 1500 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जीरो तो यहां पर लिख लेंगे, 26 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 260, 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 130, 260 प्लस 130 यानी कि 390, 390। तो ये मेरा आ गया एम सैलरी। तो एन सैलरी क्या है? तो एन सैलरी क्या आ जाएगा? 39,000 से अगर आप 4,500 माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा ना एन का सैलरी कितना हो जाएगा? 34,500 यही हो जाएगा। अब निकाल के भी देख लो कि 1500 इंटू 23 इंटू 10, ये 2 जीरो पहले आ गया ना। 23 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 23 इंटू 10 230 प्लस 23 इंटू 5 115, 230 प्लस 115 345 लिख लो। इतने करने से ज्यादा है कि इतने करने से अच्छा है मल्टीप्लाई करने से। अगर आप थोड़ा चालाकी से निकालोगे तो 4500 ज्यादा है ना, तो 39,000 से 4500 को माइनस कर लोगे तो 34,500, ये भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो, यहां पर कर लेंगे थोड़ा कुछ। ओके, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कर लो, इसको नोट डाउन करो, मैं बताता हूं। अभी हमको दे दिया गया है कि 3 जन है, P Q R, 3 जन है। कौन कौन है? P है, Q है, R है। तीनों का रेशियो दे दिया गया है 4:5:3। ये सैलरीज का रेशियो है। ओके, तो उसने दे दिया गया है सपोज एवरेज ऑफ P Q R। क्वेश्चन क्या है कि एवरेज ऑफ P Q एंड R से सैलरी कितना 80,000, कितना है 80,000। ठीक है, ये दे दिया गया है। तो फाइंड ईच सैलरी, हर एक का सैलरी आपको निकालना है। अच्छा, तो ये 4 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट, कितना होगा टोटल? 12 यूनिट ना। एवरेज मतलब 3 जन, तो 3 से डिवाइड करूंगा। इसका वैल्यू दे दिया गया है मुझे 80,000, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू मेरा है 80,000, तो 1 यूनिट के वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा? 20,000। ये मेरा आ गया पहला 1 यूनिट का वैल्यू। तो अब मैं निकालूंगा कि P Q एंड R तीनों का ईच, मतलब हर एक का सैलरी में निकालूंगा। तो P के लिए मैं क्या निकालूंगा कि 4 यूनिट निकालूंगा, तो 20,000 इंटू 4 यानी कि 80,000 मेरा आ गया। Q के लिए मैं क्या निकालूंगा? 5 यूनिट यानी कि 20,000 इंटू 5 यानी कि कितना मेरा आ गया? 1 लाख आ गया मेरा। ठीक है, R के लिए 3 यूनिट, तो 20,000 इंटू 3 60,000 मेरा आ गया। ठीक है, अभी हम प्रूफ रीडिंग करेंगे, यानी कि हम जो आंसर निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो तीनों को ऐड करो, 1 लाख प्लस 80,000, 1,80,000 प्लस 60,000 यानी कि 2,40,000। 3 जन है ना, 3 से डिवाइड कर लो। क्या मेरा 80,000 आ रहा है? तो यही तो मेरा एवरेज दे दिया गया था। एवरेज ऑफ P Q R 80,000 तो दे दिया गया था, तो मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो मेरा आंसर सही है, एकदम सही है। ठीक, अच्छा, अभी एक लास्ट टाइप आज का देखेंगे, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। इसको नोट डाउन करो, समझ में आ गया है? अगर जिसको भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा वाइंड अप करके, मतलब थोड़ा पीछे जाके देखो कहां पर समझ में नहीं आया, उसको दोबारा देखो। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आराम से। चलो, अच्छा, अभी हम क्या देखेंगे कि सपोज दोनों का रेशियो दे दिया गया है। सपोज A:B का रेशियो कुछ दे दिया गया है 3:5, B:C का रेशियो दे दिया गया है सपोज 5:7। तो मुझे पूछा गया है कि A:B:C का रेशियो क्या होगा। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, तो देखो इस केस पे क्या करेंगे हम,
क्या कर सकते हैं हम, देखो अच्छा ए का रेशियो 3:5 है, बी का सॉरी ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है, यहां पर बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 7 है। अच्छा तो देखो कॉमन क्या है, यहां पर ए तो सिंगल है, बी कॉमन है, मतलब यहां पर बी है, यहां पर भी बी है, बी कॉमन है ना, मतलब पहला रेशियो में भी बी है, दूसरे रेशियो में भी बी है, तो बी कॉमन है, तो बी का वैल्यू एक ही होना चाहिए, किसी एक चीज के लिए वैल्यू एक होना चाहिए ना, मतलब एक से ज्यादा थोड़ी होगा। बी का वैल्यू, अरे बाबा एट ए टाइम बी का वैल्यू 5 या 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होने के लिए आपको पहले चेक करना है कि क्या बी का वैल्यू दोनों केस में सेम है, अगर सेम है तो डायरेक्ट प्रोसीड करो, अगर सेम नहीं है तो कुछ अलग तरीका लगाएंगे, एलसीएम मेथड लगाएंगे, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। चलो a इज टू बी, अच्छा a के लिए 3 है, लिख लो, b का 5 है, यहां पर भी b का 5 है, मतलब सेम है, तो चलो आगे चलो, डायरेक्ट 5 लिख के आगे चलो। c के लिए क्या है 7 है, तो a इज टू b इज टू c का रेशियो मेरा आ गया 3:5:7, ये मेरा डायरेक्ट हो गया, क्योंकि b का वैल्यू दोनों केस में सेम था, यहां पर b का वैल्यू 5 था, यहां पर भी b का वैल्यू 5 था, तो a इज टू b इज टू c जो दे दिया गया है उसको मतलब थोड़ा आसान करके लिख लो, डायरेक्ट एक लाइन में लिख लो 3:5:7, ठीक है। अच्छा सपोज एक और क्वेश्चन, ये हटके है, इसमें क्या करना है आपको समझना है, P इज टू Q का रेशियो दे दिया गया है 5:7, ठीक है, Q इज टू R का रेशियो दे दिया गया है 14:9, तो आपको पूछा गया है P इज टू Q इज टू R का रेशियो मुझे बताओ, ठीक है। P इज टू Q दोनों का रेशियो दे दिया गया है 5:7, Q इज टू R का रेशियो दे दिया गया है 14:9। अच्छा तो यहां पर देखो P कॉमन कौन सा है, देखो पहले Q कॉमन है, यहां पर Q है, यहां पर भी Q है, मतलब पहले रेशियो में Q है, दूसरे रेशियो में Q है, तो Q का वैल्यू सेम होना चाहिए, एक चीज के लिए एक का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो Q के लिए यहां पर वैल्यू 7 है, यहां पे Q के लिए वैल्यू 14 है, तो हम क्या करेंगे, आइदर 7 करेंगे और 14 करेंगे। 7 करने के लिए हमको दूसरे इक्वेशन या फिर दूसरे रेशियो पे डिवाइड करना होगा, और 14 करने के लिए हमको पहले रेशियो में मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको क्या करना आसान होगा, खुद सोचो, मल्टीप्लाई करना आसान है या फिर डिवाइड करना, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना ही आसान रहेगा, मल्टीप्लाई करने से कुछ मतलब पॉइंट भी हट जाएगा, लेकिन यहां पर अगर आप डिवाइड करोगे दूसरे इक्वेशन पे, तो 9 14 के साथ अगर 2 डिवाइड करके 7 करोगे, तो 9 के साथ भी तो 2 डिवाइड करना होगा, तो 4.5 आ जाएगा, क्योंकि एक रेशियो में अगर आप Q को आधा करते हो, R को भी आपको आधा करना होगा, Q को ट्वाइस करते हो तो R को भी आपको ट्वाइस करना होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, आप किसी एक के साथ ऐसा छेड़खानी नहीं कर सकते, समझ में आ गया, मतलब दोनों Q इज टू R है ना, Q के साथ जो मल्टीप्लाई करोगे, सपोज Q के साथ आप M मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर R है तो R के साथ भी आपको M मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहां पर हम क्या करेंगे, Q को 14 करना आसान होगा ना, 7 से 14 करना आसान होगा, जस्ट ट्वाइस कर लेंगे, तो Q के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है P के साथ भी तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो P इज टू Q का नया रेशियो क्या आ जाएगा, P के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, Q के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, और Q इज टू R का रेशियो क्या दे दिया गया है हमको 14:9। अभी देखो बैलेंस हुआ क्या, Q का वैल्यू 14 है, यहां पर Q का वैल्यू 14 है, तो P इज टू Q इज टू R डायरेक्ट आप लिखोगे अभी 10, P के लिए 10, Q के लिए 14 एंड R के लिए 9, तो 10 इज टू 14 इज टू 9, ये तो मेरा आंसर आ गया, P इज टू Q इज टू R का रेशियो मुझे पूछा गया, ठीक है। ये इतना तक आज मैं क्लास को वाइंड अप करता हूं, ओके। सपोज एक और अगर करना चाहो तो कर लो, R इज टू M मुझे दे दिया गया है 3:16, ओके, फिर आपको दे दिया गया है सपोज M इज टू S, उसका वैल्यू आपको दे दिया गया है 8:11, तो मुझे निकालो R इज टू M इज टू S, R इज टू M इज टू S, इसका वैल्यू मुझे निकालना है,
ठीक है। अच्छा देखो m दोनों में कॉमन है तो m को बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर m 16 है, यहाँ पर m 8 है, तो यानी कि मैं दूसरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरे इक्वेशन में क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर दूसरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा m/s का रेशियो, नया रेशियो क्या आ जाएगा, 8 का 2 गुना यानी कि 16, 11 का 2 गुना यानी कि 22। तो 16:22 मेरा नया रेशियो आ गया। तो r के लिए तो 3 है, m के लिए ये का वैल्यू 16 है, इसका वैल्यू भी 16 है, तो 16 लिख लो। s के लिए वैल्यू 22 है, तो 3:16:22 ये मेरा आंसर आ गया। मतलब ये जो रेशियो है ना m जो कॉमन है, कॉमन का वैल्यू दोनों केस में सेम होना चाहिए। चाहे वो आप एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हो या फिर 2 इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके भी बैलेंस कर सकते हो। वो जो 2 इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे उसका चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। आज तक जितना मैंने पढ़ाया उससे कई एक भी ज्यादा नहीं सोचना है, जितना पढ़ाया उसको नोट डाउन करना है प्रॉपर्ली। अगर आप नहीं किए हो तो पहले फिर से वीडियो पे जाओ और नोट डाउन करना शुरू करो, ओके, एंड रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।